प्यारे बच्चों, मैं LR बर्चिहा और आप देख रहे हैं फिज़िक्स वाले चैनल, जिसमें आपको फिज़िक्स 11th और 12th की फ़िज़िक्स, नीट और JEE के कॉन्सेप्ट्स ये सब आपको मिलते हैं। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में क्यू फैक्टर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द क्यू फैक्टर, इसके बारे में समझेंगे। तो क्यू का मतलब यहाँ पर क्वालिटी से है। क्यू का मतलब यहाँ पर क्वालिटी से है। किसकी क्वालिटी? LC सर्किट की क्वालिटी। अब LC सर्किट का यूज कहाँ हम करते हैं जहाँ पर हम उसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं? तो LC सर्किट जो है वो रेडियो रिसीविंग सेट में डिटेक्टर के समान यूज होता है। इसका यूज हम किसी एक स्टेशन से, एक रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल्स को कैच करने के लिए और फिर उस सिग्नल में जो प्रोग्राम शामिल है उस प्रोग्राम को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम करते हैं। तो LC सर्किट जो है, अब यहाँ पर तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे कमरे में दुनिया भर के जितने रेडियो स्टेशन हैं सबसे आने वाले प्रोग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो भी है, यहाँ पर रायपुर रेडियो भी बज रहा है, उसके भी प्रोग्राम के सिग्नल्स आ रहे हैं। जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं सबके सिग्नल्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहे हैं। उनमें से किसी एक स्टेशन से आने वाले सिग्नल्स को कैच करना और रेडियो सेट में उस सिग्नल को पहुंचाना, ये काम करता है आपका LC सर्किट। मतलब इसका वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी क्वालिटी किस किस बातों पर डिपेंड करता है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है, यही बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बात समझ में आई कि व्हाई द क्यू फैक्टर फॉर एन LC सर्किट इज इम्पोर्टेंट। अब आजकल वैसे रेडियो का बहुत ज़्यादा चलन नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसकी जगह में TV आ गए और तमाम तरह के मोबाइल आ गए। लेकिन पहले रेडियो ही एंटरटेनमेंट का एक साधन हुआ करता था और तब रेडियो सेट की क्वालिटी सुनने वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। कुछ रेडियो सेट होते थे जिनमें एक साथ दो स्टेशन के प्रोग्राम बजने शुरू हो जाते थे। इस स्टेशन का भी प्रोग्राम आ रहा है, इस स्टेशन का भी प्रोग्राम आ रहा है। न तो ये क्लियर है, न वो क्लियर है, न ये समझ में आ रहा है, न वो समझ में आ रहा है। तो सुनने वाला थोड़ा सा बेचैन हो जाता था कि बोले क्या सेट है, कुछ भी ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों होता था? क्योंकि उसमें यूज किए गए LC सर्किट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अभी आप देखेंगे। और इसलिए वो रेडियो सेट एक साथ दो स्टेशन कैच करते थे और इसके ऊपर से तमाम जोक्स बने हुए थे। एक जोक मुझे याद आता है कि किसी कॉमेडियन ने कहा, और उस समय TV नहीं हुआ करता था, रेडियो सेट में ही वो प्रोग्राम आ रहा था, मैंने सुना था कि तो कॉमेडियन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा रेडियो सेट है जो एक साथ दो स्टेशन के प्रोग्राम सुनाता है। तो ऐसे ही मैंने एक दिन रेडियो ट्यून किया तो उसमें प्रोग्राम आ रहा था एक स्टेशन में पहलवानी का और एक स्टेशन में रसोई बनाने का। तो सुनिए किस तरह से मेरा रेडियो सेट सुना रहा है कि कपड़े उतारिए, बर्नर ऑन कीजिए, चूल्हा ऑन कीजिए, 10 दंड बैठक लगाइए और चूल्हे पे कढ़ाई रखिए। तो इस तरह के वो आधे घंटे का प्रोग्राम सुनाया था। सुनने वाले हंस हंस के लोटपोट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके रेडियो सेट की
एलसी सर्किट की क्यू फैक्टर ठीक नहीं था, क्वालिटी ठीक नहीं थी, और इसलिए वो एक बार में एक स्टेशन का प्रोग्राम कैच करने की जगह पर दो स्टेशन से आने वाले प्रोग्राम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आते हैं को कैच कर रहा था, और दोनों स्टेशन से जो ट्रांसमिट किए जा रहे थे प्रोग्राम वो एक साथ रेडियो सेट में बजने शुरू हो गए। तो सुनने वाले को ना वो समझ में आ रहा है ना वो समझ में आ रहा है। दिस इज़ द क्यू फैक्टर, दिस इज़ द क्यू फैक्टर। तो देखिए एलसी सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इंडक्टर का अपना रिएक्टेंस होता है विच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। कैपेसिटर का अपना रिएक्टेंस होता है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को, एसी के फ्रीक्वेंसी को 0 से चेंज करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। तो क्या सिचुएशन आएगी ज़रा देखें। केस 1, ओमेगा इक्वल टू 0 है ना। एसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, माने एसी नहीं है, ये डीसी है समझ लो। तो इस केस में एक्सी जो 1/ωc होता है इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा। और यदि एक्सी यानी एक कंपोनेंट का रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो सर्किट का इम्पीडेंस भी इन्फिनिटी होगा, और इस सर्किट का इम्पीडेंस इन्फिनिटी है, देन करंट इज इक्वल टू 0। नो करंट विल फ्लो इन दैट सर्किट। ओके, अब मैं अपने फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा हूँ, और इंक्रीज करते करते मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, देन जेड इज इक्वल टू आर, और हम जानते हैं कि मिनिमम होता है, एंड देयरफॉर द करंट आई इज मैक्सिमम। क्योंकि जेड मिनिमम हो गया तो करंट तो मैक्सिमम होगा। तो करंट 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया, मैक्सिमम तक आ गया। हम फ्रीक्वेंसी को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएं। केस 3, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। तो क्या होगा, एक्सएल गिवन बाई ओमेगा एल बिकम्स इन्फिनिटी, और एक्सएल यदि इन्फिनिटी हो गया तो जेड इज इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर करंट अगेन बिकम 0। तो करंट क्या हो रहा है, पहले बढ़ता जा रहा है और उसके बाद फिर घटता जा रहा है, ठीक है ना। करंट पहले बढ़ता गया फिर घटता गया, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन आई एंड ओमेगा। कौन कौन वेरिएबल हैं, आई एंड ओमेगा, यही तो दो तो वेरिएबल है। तो आई ओमेगा ग्राफ फॉर एलसी सर्किट, आई ओमेगा ग्राफ फॉर एलसी सर्किट। तो ये सारा कैलकुलेशन हमको बतला रहे हैं कि ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। मैंने ओमेगा रखा एक्स एक्सिस पर, करंट रखा वाई एक्सिस पर। तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से फिर जा रहा है ये 0 की तरफ। इट अगेन अप्रोचेस टुवर्ड द 0। जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट मिला, ये करंट, इस फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो प्रैक्टिकली योर सर्किट गिव्स रेजोनेंस एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा सर्किट रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस क्यों कहते हैं, तो आपने क्लास 11th में पेंडुलम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो इक्वल लेंथ के पेंडुलम हम एक तनी हुई रस्सी से लटका दें, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से लटका दें, और उसमें से एक पेंडुलम को वाइब्रेट करके छोड़ दें। तो क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद, कुछ समय बाद दूसरा पेंडुलम अपने आप वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ से एनर्जी मिल रही है, पहले वाले से एनर्जी मिल रही है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस।
ये रेजोनेंस है। जो लोग माइंस वाले एरिया में रहते हैं वो लोग जानते हैं, उनके साथ एक अक्सर घटता है कि जब माइंस में ब्लास्ट होता है, जोर का धमाका होता है, तो उनके घर के कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं। कांच के जो ग्लासेस हैं वो चटक जाते हैं। तो क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। वो जो ब्लास्ट हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यदि उसी की फ्रीक्वेंसी वाला कोई ऑब्जेक्ट आपके घर में रखा हुआ है, आपके कमरे में रखा हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर रही है तो ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो एक के वाइब्रेशन से दूसरे के वाइब्रेशन अपने आप हो जाना, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। एक पेंडुलम को हमने वाइब्रेट कराया, दूसरा पेंडुलम अपने आप वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज रेजोनेंस। यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कब? जब दोनों के फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमारे कमरे में इसी फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल मौजूद है, ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल प्रेजेंट है, तो ये सर्किट और वो सिग्नल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आपका जो सर्किट है उस सिग्नल को कैच करना स्टार्ट कर देता है, उस सिग्नल को कैच करेगा और कैच करके रेडियो सेट में भेजेगा आगे के प्रोसेसिंग के लिए। और फिर तमाम प्रोसेसिंग के बाद उसमें जो प्रोग्राम थे वो प्रोग्राम रेडियो सेट में बजने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है कि थ्योरेटिकली इस सर्किट को कौन सा सिग्नल कैच करना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब करंट आई मैक्सिमम का √2 टाइम्स कम होता है इतना, तो आपका सर्किट यहीं से रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है, यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। यानी रेजोनेंस की एक फ्रीक्वेंसी नहीं, रेजोनेंस का एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। इस फ्रीक्वेंसी को भी ये सर्किट कैच करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को भी ये सर्किट कैच करेगा, इस बैंड में जो भी फ्रीक्वेंसी है सबको वो कैच करेगा। तो यदि आपके रेडियो सेट में लगे एलसी सर्किट का ये फ्रीक्वेंसी बैंड जितना वाइड होगा, जितना चौड़ा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा से एक से ज़्यादा सिग्नल को कैच कर लेगा, यानी उसकी क्वालिटी पुअर हो गई। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये जितना नैरो होगा, सकरा होगा, उतना ही एक बार में केवल एक स्टेशन के सिग्नल को कैच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, चांस बढ़ जाएगा। यानी एक बार में केवल एक ही स्टेशन के सिग्नल वो कैच करेगा, यानी उसकी क्वालिटी बढ़िया है, अच्छी है। तो देखो इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा फ्लैट है। यदि ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, किसी सर्किट का ग्राफ मान लो ऐसा बन गया, ये ओमेगा आर इसके लिए भी वही है, सेम है। इन दोनों ग्राफ वाले जो एलसी सर्किट हैं दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बैंड देखो, जहाँ पर वो रेजोनेंस करता है वो फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पर इतना वाइड था, यहाँ इतना हो गया, नैरो हो गया। तो ये शार्पनेस जितनी ज़्यादा बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बैंड जिसमें वो आपका सर्किट रेजोनेंस करता है वो उतना ही नैरो होता चला जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड जितना नैरो होगा सर्किट की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। दिस इज़ द क्यू फैक्टर। तो हमें ऐसा एलसी सर्किट लेना है जिसका ग्राफ शार्प हो, ताकि फ्रीक्वेंसी बैंड नैरो हो, ताकि एक बार में वो केवल एक ही स्टेशन कैच करे। मान लो एक स्टेशन यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी का है, इस फ्रीक्वेंसी का, एक स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी का है, तो जो पहला वाला सर्किट है उसके लिए तो दोनों फ्रीक्वेंसी उसके बैंड के भीतर हैं, तो वो दोनों को कैच करेगा।
लेकिन दूसरा वाला जो सर्किट है वो इसको रिजेक्ट कर देगा, केवल एक स्टेशन के सिग्नल को कैच करेगा, यानी इसके साउंड में ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा क्लियर साउंड ये प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा बढ़िया हमको सुनाई देगा। तो इसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी पुअर है, यही मतलब हुआ। तो क्यू फैक्टर या क्वालिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? शार्पनेस ऑफ द आई ओमेगा ग्राफ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ आई ओमेगा ग्राफ। बात समझ में आई? तो ये क्यू फैक्टर का मतलब हुआ, ठीक है। तो ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा कम और ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा ज़्यादा, यानी पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर, ये इसका फ्रीक्वेंसी बैंड रेजोनेंस के लिए हो गया। अब ये जितना नैरो होगा, बात तो समझ में आ गई होगी, क्वालिटी उतनी बढ़िया। तो कब नैरो होगा, कब वाइड होगा? इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप ऑफ द ग्राफ में यदि फ्लैटनेस है तो ये ज़्यादा वाइड होगा, और ये ग्राफ में शार्पनेस है तो ये नैरो होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि क्यू फैक्टर ऑफ एन एलसी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ आई ओमेगा ग्राफ। तो नंबर 1, क्यू फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस ऑफ आई ओमेगा ग्राफ। शार्पनेस ऑफ आई ओमेगा ग्राफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है, ठीक है। दूसरा हमको मिलता है कि सर्किट का जो क्यू फैक्टर है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बैंड की रेशियो के बराबर होता है। ये फ्रीक्वेंसी बैंड जितना सकरा होगा क्यू फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो क्यू फैक्टर इज आल्सो गिवन बाई ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। आगे के जो फॉर्मूले हैं यहीं से डिराइव होते हैं। इस वीडियो में हमें वो डेरिवेशन नहीं ले रहे हैं, वो डेरिवेशन हम अलग वीडियो में करके देंगे। इतना होता है, ठीक है ना। अब ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC होता है, और उसी समय करंट मैक्सिमम मिलता है, और जब मैक्सिमम से √2 टाइम्स कम होगा उस समय कितना फ्रीक्वेंसी होगा, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद हमें जो क्यू फैक्टर मिलता है वो मिलता है ओमेगा आर इंटू एल बाई आर। अब देखिए, हम कह तो रहे हैं कि एलसी सर्किट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है। जिस वायर से आपने कॉइल बनाया, इंडक्टर बनाया, उसका तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता नहीं, कुछ ना कुछ होता है। भाई जीरो रेजिस्टेंस किसका होता है? सुपर कंडक्टर का। कंडक्टर का नहीं होता, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो कॉपर वायर हो, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर रखता है। तो जिस वायर का यूज आपने इंडक्टर बनाने में किया है उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। फिर आपने जो सर्किट बनाई उसके लिए जो कंडक्टिंग वायर्स आपने यूज किए उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। यानी कि आपने बनाया तो एलसी सर्किट था, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। यानी एक तरह से वो क्या है आपके लिए? LCR सर्किट। और उस LCR सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हम यहाँ ले रहे हैं। ये बराबर आपको मिलेगा 1/ओमेगा R इंटू C इंटू R, क्योंकि रेजोनेंस के समय XL बराबर होता है XC, XL बराबर XC। और ओमेगा R की वैल्यू तो आपको मालूम है कि ओमेगा R बराबर होता है 1/√LC। तो आप ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। तो आपको एक फार्मूला और मिल जाता है 1/R√L/C। तो ये जो फाइनल फार्मूला है, लास्ट वाला फार्मूला है, ये हमको बतलाता है कि क्यू फैक्टर को बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो क्यू फैक्टर इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? L शुड बी हाई,
इंडक्टेंस हाई होना चाहिए, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस शुड बी लो, ये दोनों कम रखने चाहिए। तो जितना तुम इसको ज़्यादा हाई रखोगे और इन दोनों को जितना कम रखोगे, आपके सर्किट का क्यू फैक्टर उतना ही बढ़िया होगा, क्यू फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका ग्राफ उतना ही ज़्यादा शार्प बनेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, क्यू फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट divided by energy dissipated in each cycle। कि आपके सर्किट ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखा है और उसमें से हर एक साइकिल में कितना वो खर्च कर रहा है। इन दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है, इसको भी हम कहते हैं क्यू फैक्टर। वो जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा और जितनी कम एनर्जी खर्च कर रहा होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी, उतना ही बेटर होगा। तो बच्चों, ये है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज कहाँ होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये तमाम फार्मूले आपको बताते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द क्यू फैक्टर ऑफ योर सर्किट। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतनी सी बात। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई करके आपका कन्फ्यूजन, आपका डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरा सबको नमस्कार। जय हिंद।